चलिए आज बात करते हैं नए लेबर कोड की, जिसको 2025 में इम्प्लीमेंट किया गया है। ये 4 लेबर कोड भारत के पुराने लेबर लॉज को रिप्लेस करेगा और भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाएगा। समस्या क्या है कि हर कंट्री जो प्राइमरी से डेवलप्ड कंट्री बनता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से होकर पास करता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले किसी कंट्री का इकोनॉमी का एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करता है, उसके बाद लेबर फोर्स एग्रीकल्चर से शिफ्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और फिर वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करती है। ये देखने को मिला ब्रिटेन में, जर्मनी में, यूएसए में और चाइना में भी। हर कंट्री विकसित होने के लिए वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करता है, मगर हमने क्या किया, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अंडर डेवलप्ड है। एग्रीकल्चर से जो हमारे लेबर हैं वो सीधा सीधा बाईपास होकर के सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं और भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान अभी सर्विस सेक्टर का है। तो आखिर क्या किया जाए भारत में मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए? तो भारत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट करी ही है, बनाई ही है, मेक इन इंडिया पॉलिसी भी लॉन्च करी, मगर सही लेबर लॉज के अभाव में ये सेक्टर उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा पाया। तो हमारा एक्शन क्या है, हमारा जो पर्पस है वो ये है कि पूरा रिफॉर्म लेकर के आना, कंप्लायंस को स्ट्रीमलाइन करना, कंपनीज पे बर्डन ना पड़े कंप्लायंस का। मतलब कि जो लेबर लॉज हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, उनका कंप्लायंस एक बर्डन ना बन जाए। सारे आउटडेटेड प्रोविजन को मॉडर्नाइज किया जाए, पनिशमेंट को इंक्रीज़ किया जाए, अगर कोई मॉनेटरी पेनल्टी है उसको बढ़ाया जाए, ताकि 2025 का जो वैल्यू है, अब देखो अगर तुमने कोई ऐसा जुर्म किया उसके लिए सज़ा है 500 रुपये, तो 500 रुपया का वैल्यू 2005 में, 2000 में वो अलग था, मगर इसकी वैल्यू आज के समय में बहुत कम है। तो 2025 के मुकाबले उसकी वैल्यू क्या हो, इसको अपडेट तो करना पड़ेगा ना। तो जो मॉनेटरी पनिशमेंट है उसको अपडेट किया जाएगा और एक सिंपल एफिशिएंट फ्रेमवर्क को हम लोग क्रिएट करेंगे ताकि भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आसान हो। साथ साथ में वर्कर का जो राइट है वो भी सेफ गार्ड हो। ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है कि हमारे लेबर लॉज प्रो लेबर हैं और एंटी इंडस्ट्री हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये लेबर लॉ पास हुए थे तो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी वो सोशलिस्ट थी, मतलब कि उन पर समाजवाद का प्रभाव था, वो एंटी कैपिटलिस्ट थे करीब करीब। तो उनका जो ज़्यादा मोटिव था वो लेबर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना था, लेबर के हितों का बचाव था। ओके, एक टर्म समझो, हम लोग इस क्लास में ये टर्म काफ़ी बार आएगा, वो टर्म है कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो उतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते। इसमें विक्टिम जो है वो एक्यूज्ड के साथ मिल करके एक डील साइन कर सकता है और कह सकता है कि अगर आपने मेरी बात मान ली तो हम कंप्लेन आपसे वापस ले लेंगे। ओके, तो ये होता है कंपाउंडेबल ऑफेंस। चलो, तो मेनली 4 कोड बनाए गए हैं। सबसे पहला है कोड ऑन वेजेस। ये 4 लॉ को रिप्लेस करता है। सबसे पहला है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, दूसरा है मिनिमम वेजेस एक्ट, तीसरा है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और चौथा है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में इस तरह से कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कोड ऑन वेजेस। आपको ऑप्शन दे देगा, आपको पहचानना रहेगा। तो सबसे पहला प्रावधान इस कोड ऑफ वेज में ये है कि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय हैं या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, सभी जगह पे पूरे इकोनॉमी में आपको मिनिमम वेज गारंटी किया जाएगा और ये एक वैधानिक अधिकार होगा, स्टैट्यूटरी राइट होगा। मतलब कि अगर मिनिमम वेज से कम पैसा देते हैं आप किसी भी एम्प्लॉय को तो सज़ा मिलेगी। ओके, दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक फ्लोर वेज तय करेगा। फॉर एग्जांपल, आपको तय कर दिया गया कि अनस्किल्ड लेबर के लिए डेली दिहाड़ी 500 रुपये होगी, मतलब कि 8 घंटे के काम के लिए 500 रुपये दिए जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय कर दिया, मान लो। अब स्टेट गवर्नमेंट को ये फ्रीडम दी गई है कि अपने अपने राज्य में आप मिनिमम वेज फिक्स कीजिए, मगर आप 500 से कम फिक्स नहीं कर पाएंगे। आपकी इच्छा है तो 550 कर दीजिए, 600 रुपये कर दीजिए, मगर ये 500 रुपया मिनिमम होगा। क्लियर है? और ये जो मिनिमम वेज है वो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर के लिए होगा। दूसरी बात,
जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स होंगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट होंगी, वो मिनिमम वेज तय करेंगी वर्कर का स्किल लेवल देख करके, वो स्किल्ड है कि अनस्किल्ड है कि सेमी स्किल्ड है। तो हुनर के आधार पर मिनिमम वेज तैयार किया जाएगा। वो किस एरिया में मिनिमम वेज अप्लाई कर रहे हैं, जोग्राफिकल एरिया, जॉब कंडीशन कैसी है, किस टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में काम कर रहे हैं, क्या वो हैजार्डस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। अगर उनका जॉब खतरनाक है तो मिनिमम वेज ज़्यादा होगा। अगला प्रावधान ये कहा गया है कि आप किसी भी लिंग के हो, मेल हो फीमेल हो, आपको आपके अगेंस्ट वेज में और रिक्रूटमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा जेंडर के आधार पर। जैसे ही ये कहा गया तो ये बात ट्रांसजेंडर पर भी अप्लाई हो गई, मतलब कि किसी को ट्रांसजेंडर होने के लिए उसको जॉब से नकारा नहीं जा सकता। दूसरी बात, टाइमली पेमेंट दिया जाएगा, और जो बेमतलब का पैसा काटते हैं ना कि 50 रुपये काट इसके ओवर एक्टिंग का, तो वो सब कट नहीं किया जाएगा। और ये रूल रेगुलेशन सारे एम्प्लॉय पर अप्लीकेबल होंगे। पहले क्या होता था कि ये रूल पहले उन्हीं पर अप्लाई होता था जो 2400 रुपये पर मंथ से कम कमा रहे हैं, मगर अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं तब भी आप पर ये एक्ट, ये प्रोविज़न अप्लाई होगा। दूसरी बात, अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हो तो आपको आपकी दिहाड़ी का डबल दिया जाएगा, मतलब कि जो ओवर टाइम पैसा होगा ना वो आपके नॉर्मल वेज का कम से कम डबल होगा। क्लियर बात है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हर घंटे 200 रुपये मिलते हैं तो ओवर टाइम करने पे आपको कम से कम 400 रुपये पर घंटे मिलेंगे। ये प्रावधान इस कोड ऑन वेजेस में लिखा गया है। अगला ये कहता है कि पिछला जो हमारा एक्ट था उसमें जेल का प्रावधान था, मतलब कि अगर किसी फैक्ट्री का मालिक प्रोविज़न को नहीं मानता, वायलेट करता है, तो उसके लिए उसको जेल की सज़ा होती। अब ये सिविल क्राइम के लिए जेल का प्रावधान होना ये सही नहीं था। इससे बहुत से लोग जो है ना वो उनको कॉन्ट्रैक्ट देते ही नहीं थे, वो उनको ऑफर लेटर देते ही नहीं थे। वो बोलते थे कि तुमको काम करना है तो ऐसा ही करो, हम तुमको ऑफर लेटर नहीं देंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारे इकोनॉमी में इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ा। ठीक है, मतलब कि फैक्ट्री के मालिक डरते थे कि अगर हमने इसको फॉर्मल एम्प्लॉय बना लिया तो इस पर सारे लेबर कोड अप्लाई हो जाएंगे और अगर हमने कुछ गलती करी तो हमको जेल भेज दिया जाएगा। तो किया गया कि फर्स्ट टाइम ऑफेंस के लिए इस जेल को हटा करके मॉनेटरी फाइन लगा दिया गया उस पर। ओके, मतलब कि जो सिंपल जुर्म होंगे उसके लिए आपको जेल नहीं भेजेंगे, आप बस पेमेंट, मतलब जो पैसा है वो जो फाइन है उसको पे कर दीजिए और अपना जो बिज़नेस है वो कीजिए। हाँ, इसका मतलब डिमेरिट भी है कि आप एक तरह से जो क्राइम है उसको एक जो पैसे का जो है ना वो दे रहे हो कि ये उन पर ही अप्लाई होगा जिनके पास पैसे हैं, वो सब चीज़ें, तो वो अलग फिलॉसफी है, मगर सही है। इससे जो कम से कम एक थ्रेट नहीं रहेगा ना बिजनेसमैन पे। अगला जो एक्ट है वो है इंडस्ट्रियल रेगुलेशन कोड 2020। ये जो इंडस्ट्रियल रेगुलेशन का कोड है वो 3 लेबर लॉ को सबस्यूम करेगा, मतलब कि इन 3 लॉ को हटा करके ये कोड इम्प्लीमेंट किया गया है। वो ये है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये आज़ादी के पहले का एक्ट है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये तीनों को रिप्लेस करके ये कोड इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पर ये कहा गया है कि अब डायरेक्ट जो टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट हैं ये दिया जाएगा, ये आपसे साइन करवाया जाएगा, जहाँ पर फुल पैरिटी दी जाएगी वेज और बेनिफिट में, मतलब कि मेल फीमेल में ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। 1 साल के बाद आप ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो पहले कई सारे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते थे उससे बचेंगे लोग, और फॉर्मल जो जॉब हैं वो दिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि एक रीस्किलिंग फंड बनाया जाएगा। इस फंड में पैसा उस इंडस्ट्री से ही आएगा और उस इंडस्ट्री का जो पैसा होता है वो अपने लेबर को रीस्किल करने के लिए खर्च करेगा। दूसरी बात यह है कि हम लोग ये देखते हैं, आपने कई बार देखी होगी मतलब अमिताभ बच्चन की मूवीज़ में, कि बहुत सारे ट्रेड यूनियन होते हैं जो इंडस्ट्री के मालिकों से निगोशिएट करते हैं। ज़रा सा कुछ हुआ नहीं कि उन्होंने हड़ताल घोषित कर दिया। तो ये कहा गया है, ये भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ही है, ये कहा गया है कि हर कारखाने में, हर बड़ी इंडस्ट्री में एक यूनियन को निगोशिएटिंग यूनियन माना जाएगा। मतलब कि कंपनी का मालिक
उसी एक यूनियन से बात करेगा, और वो यूनियन वो मतलब संस्था होगी जिसके पास 51% मेंबरशिप होगी। मतलब कि अगर उस कंपनी में 100 लोग काम करते हैं तो 100 में से जिस यूनियन में 51 लोग हो गए उसी यूनियन को नेगोशिएट करने का अधिकार होगा। वरना ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनियन बन जाते हैं जिसमें 10 लोग 15 लोग होते हैं और सब जा कर के कंपनी के मालिक से झड़प करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे कंपनी का जो काम होता है प्रभावित होता है और प्रोडक्शन में भी इम्पैक्ट होता है। अब होगा क्या कि अगर ऐसा कोई यूनियन बन ही नहीं पाया जहां पर 51% लोग आए, तो कई सारे यूनियन मिल करके ये नेगोशिएटिंग यूनियन बनाएगा, जो काउंसिल है वो बनाएगा और वही नेगोशिएट कर पाएगा। इससे क्या होगा, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो प्रमोट हो पाएगी और जो यूनियन नेगोशिएट कर रहा है उसके पास ये हक होगा कि वो अपने वर्कर्स के फेवर में काम कर पाए, क्योंकि उसको पता है कि हम मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी भी बात कंपनी मानेगा। अब आती है बात ले ऑफ या क्लोजर के लिए। पहले क्या होता था कि कंपनी के जो लोग होते थे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, न कि उसको फुल पेमेंट देते थे। फुल मतलब का मतलब ये है कि आपको ऑफर लेटर देने के बजाय, पेरोल पे रखने के बजाय आपको फ्रीलांसिंग में काम पे रखते थे। होता क्या था कि अगर आपको पेरोल पे रखेंगे ना और 100 लोग से ऊपर को हमको फायर करना रहेगा तो हमको अप्रूवल लेना होता था गवर्नमेंट से। अब क्या किया गया है कि अप्रूवल के लिए जो लिमिट है ना बढ़ा दिया गया है, 100 से बढ़ा करके 300 कर दिया गया है। मतलब कि अगर आपकी कंपनी में 300 से ज़्यादा वर्कर होंगे तभी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहले यही लिमिट 100 था। मतलब कि अगर किसी कंपनी में 150 वर्कर हैं और उसको अपने वर्कर्स को फायर करना रहेगा तो उसको पहले अप्रूवल लेना रहता था। तो इससे कंपनी में हायर एंड फायर बहुत ही मुश्किल होती थी। कंपनी सोचती थी कि हम हायर तो कर लेंगे, इसको फायर करना मुश्किल हो जाएगा और अगर इसकी प्रोडक्टिविटी लो रहेगी तो हम फंस जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा 300 वर्कर का लिमिट। जो राज्य सरकार है वो इस लिमिट को बढ़ा भी सकती है। इससे क्या होगा, कंप्लायंस सिंप्लीफाई होगा और कंपनी में, इंडियन इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन इंप्रूव होगी। मतलब कि जो काम पहले कॉन्ट्रैक्ट पे होता था अब ऑफर लेटर दे करके पेरोल पर रख करके काम कराया जाएगा, तो जॉब क्रिएट होंगी और ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि जो वर्क फ्रॉम होम का जो प्रावधान है उसका फॉर्मलाइज कर दिया गया है। अब एम्प्लॉय और कंपनी म्यूचुअल कंसेंट से ऐसा काम कर सकते हैं, तो वर्किंग में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। अब कोई डिस्प्यूट हो गया तो 2 मेंबर का ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जिसमें जुडिशियल और जो प्रशासनिक मेंबर होंगे वो होंगे, ताकि वर्कर और कंपनी के बीच में जो डिस्प्यूट हो रहा है उसको क्विकली रिजॉल्व कर सकें। कोई भी स्ट्राइक करना होगा तो कम से कम आपको 14 डे का नोटिस देना पड़ेगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर आपको आज स्ट्राइक करना है तो 14 डे पहले ही आप नोटिस देंगे ताकि कंपनी के पास ये मौका रहे कि वो वर्कर से नेगोशिएट कर पाएँ और डील साइन कर पाएँ, ताकि ऐसे स्ट्राइक को रोका जा सके। मतलब कि ऐसा स्ट्राइक होने से पहले ही अगर हम वर्कर का डिमांड मान लें तो फिर तो ऐसा स्ट्राइक होगा ही नहीं, तो प्रोडक्शन इम्पैक्ट नहीं होगा, इकोनॉमी से चलेगी। दूसरा, जो डिफिनीशन है स्ट्राइक का उसको एक्सपैंड किया गया है। अब मास कैजुअल लीव को भी स्ट्राइक के डिफिनेशन में काउंट किया जाएगा। दूसरी बात ये कि जो माइनर ऑफेंस होंगे उनको कंपाउंडेबल बना दिया गया। मतलब कि अगर जो विक्टिम है वो कंपनी के मालिक से बात करके कुछ डील साइन करके अपना कंप्लेन वापस ले सकता है। इसीलिए मैंने आपको जो कंपाउंडेबल टर्म है ना आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग है, रजिस्ट्रेशन है, कम्युनिकेशन है, सब मेंटेन किया जाएगा। तो इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर जो भी लेबर मैनेजमेंट का काम है उसको डिजिटाइज करने पे जोर दिया गया है। तो ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। थर्ड है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ये कहा जाता है कि जो भी एम्प्लॉय फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, जिनके पास जॉब ऑफर होता है, जो कंपनी के पेरोल पे काम करते हैं, उनको मंथ में सैलरी आती है, तो उन पर ही ये जो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट होते हैं वो अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल, उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, उनको पेंशन की सुविधा होती है, ईपीएफ में पैसे कटते हैं उनके सैलरी से। तो ये सब सुविधाएं पहले फॉर्मल वालों को मिला करती थी। अब क्या किया गया, इस सोशल सिक्योरिटी कोड के ज़रिए ये कहा गया कि अब जो एग्रीगेटर होंगे, गिग होंगे, मतलब जो गिग वर्कर होंगे ना, वो भी, उनको भी ये कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा, उनको भी ये हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह दिए जाएंगे। अच्छा, एक बात समझो, ये
एग्रीगेटर क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक कंपनी जो अलग अलग एम्प्लॉय को अपने अंडर रखती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसको हम कहते हैं एग्रीगेटर। फॉर एग्जांपल आप देखो ज़ोमैटो एक एग्रीगेटर है। इसके अंदर अलग अलग रेस्तरां काम करते हैं, इसके अंदर अलग अलग डिलीवरी बॉय काम करते हैं। वैसे ही ओला या रैपिडो ये एग्रीगेटर है। रैपिडो के अंदर आप अपनी बाइक लेकर के वहाँ पर राइडर बन सकते हो। तो रैपिडो करता क्या है? अलग अलग बाइकर्स को एग्रीगेट करता है। ओला करता क्या है कि इसके अंदर अपनी कार दे सकते हो रेंट पे चलाने के लिए, तो ये कार को, ड्राइवर को एग्रीगेट करता है। तो जो एग्रीगेटर्स होंगे, गिग वर्कर होंगे, उन पर भी ये बेनिफिट्स सोशल सिक्योरिटी के अप्लाई होगा। इससे क्या होगा? हमारी इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन इंप्रूव होगा। अब ये जो टर्म आ रहा है बार बार फॉर्मलाइजेशन का, तो आपसे सवाल पूछ सकता है यूपीएससी इस तरह से कि व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ फॉर्मलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। तो आप क्या बताएंगे? आप ये सब जो बातें हैं ना, जो डिस्कशन किया हमने, जो लिए गए इनिशिएटिव्स, वो डिस्कस करेंगे कि ये स्टेप्स लिए गए हैं इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। वैसे ही एक स्टेप था जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन। जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने से ही बहुत सारे जो दुकान जो पहले टैक्स पे नहीं करते थे, अब वो जीएसटी के अंदर आ गए हैं, अब वो फॉर्मलाइज्ड हो गए हैं। अब आती है बात, एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा। देखो, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, पैसा दिया जाएगा, मतलब पैसा पेनल्टी के रूप में लिया जाएगा। अगर कोई जुर्म किया हो तो जो पैसा लिया जा रहा है ना, उसी पैसे को यूज़ करके एक फ़ंड बनाया जाएगा। ये जो फंड होगा वो अनऑर्गेनाइज्ड गिग प्लेटफॉर्म वर्कर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा। अब क्या किया गया है कि जो वेज टर्म है, वेज के टर्म में बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, अटेनिंग अलाउंस, ये सब चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं। जो भी देखो, मान लो कि ज़ोमैटो का कोई ड्राइवर है, भगवान अगर ऐसा हो, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें खर्चे हो जाते हैं, या फिर मतलब ऐसा ही कोई काम, मतलब कि घर से वर्क प्लेस के बीच में ट्रैवल करने के दौरान अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो एम्प्लॉयमेंट संबंधित एक्सीडेंट माना जाएगा और एम्प्लॉय कंपनसेशन का हकदार होगा। कंपनी ये नहीं कह सकती है कि आप कंपनी के प्रीमाइस में एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो हम पेमेंट नहीं देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है ना? पहले होता क्या था, जैसे कि ऐसा तो रेलवे में होता है कि रेलवे का जो कोई एम्प्लॉय हो, ड्राइवर हो, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो मतलब पहले नहीं मिलता था। वो कहते हैं कि अगर आपकी प्लेटफॉर्म पे चाहे रेल की पटरियों पे एक्सीडेंट होता है तो वो लोग देते थे। तो इसको चेंज कर दिया गया है कि घर से आते वक्त अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको भी एम्प्लॉयमेंट संबंधित एक्सीडेंट ही माना जाएगा और कंपनसेशन आपको दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि आपके जो ब्लड रिलेटिव हैं उसी को डिपेंडेंट मानते थे। फॉर एग्जांपल, आप जॉब करते हो तो आपकी वाइफ, आपके माता पिता, यही माने जाएंगे आपके डिपेंडेंट। मगर इसको एक्सटेंड कर दिया गया, अब आपके नाना नानी भी एक्सटेंडेड फैमिली में आएंगे, डिपेंडेंट में आएंगे। और अगर आप फीमेल एम्प्लॉय हो तो आपके माता पिता तो आएंगे ही आएंगे, आपके जो ससुर और सास है वो भी आपके डिपेंडेंट में आएंगे। तो जो डिपेंडेंट का डेफिनेशन है उसको भी अपडेट कर दिया गया है। सिमिलरली पिछले कोड की तरह ही जो छोटे छोटे क्राइम्स थे उसको मॉनेटरी फाइन में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, वो क्राइम कंपाउंडेबल बना दिए गए हैं। फिर कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए डिजिटाइजेशन किया गया है। रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स, रिटर्न्स, ये सब ऑनलाइन फाइल होंगे जिससे कि कॉस्ट कट हो सके और कंप्लायंस एक बर्डन ना बन जाए। हमारा चौथा कोड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये 13 लेबर एक्ट को रिप्लेस करेगा। उनमें से एक है फैक्ट्री एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, माइंस एक्ट, ये सब। ये एक्ट बहुत ही पुराने हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का है, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 का है, माइंस एक्ट 1952 का है। तो इन सबको रिप्लेस करके ये सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन का जो कोड है वो बनाया गया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि आपको जब अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा तो उसी लेटर में आपका जॉब डिटेल, आपका काम क्या होगा, ये बताया जाएगा। आपको कितनी पगार मिलेगी और आपको कौन सी सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको आपके ऑफर लेटर में ही दे दी जाएगी पहले ही। दूसरी बात, कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करने के लिए केवल डिजिटाइजेशन ही नहीं,
उससे आगे बढ़ करके 1 लाइसेंस 1 रजिस्ट्रेशन 1 रिटर्न ये प्रोविज़न लाया गया है। ओके, ताकि आपको अलग अलग काम के लिए अलग अलग लाइसेंस न लेना पड़े, अलग अलग मंत्रालय में जाकर आपको रजिस्टर करना पड़े, एक साथ ही काम हो जाए, सिंगल विंडो से आपका काम हो जाए, ताकि जो डुप्लीकेसी है वो कम हो सके, कंप्लायंस आसान हो सके। हर एम्प्लॉय को फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप मिलेगा, साल में एक बार आपको हेल्थ चेकअप दिया जाएगा। दूसरा, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए एक नेशनल डाटाबेस बनाया जाएगा जिसमें माइग्रेंट को भी इंक्लूड किया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि माइग्रेंट का जो वर्किंग प्रोफाइल है उसको मेंटेन किया जाएगा, ताकि इसका रिकॉर्ड रखा जा सके कि इस आदमी के पास कौन सी स्किल है और कहाँ पर उसको जॉब करा सकते हैं। दूसरा, विक्टिम कंपनसेशन। कोर्ट कह सकता है कि जो भी फाइन लिया गया है कंपनी से विक्टिम के कंप्लेन के बाद, उसका एटलीस्ट 50% विक्टिम को दिया जाए एज कंपनसेशन, अगर कोई डेथ होता है या फिर इंजरी होता है तो। ऐसा ही एक बोर्ड बनाया गया है, नेशनल ऑक्यूपेंसी सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड, ताकि जो नेशनल सेफ्टी के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट किए जा सकें, हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट किए जा सकें, ताकि यूनिफॉर्मिटी और क्वालिटी मेंटेन हो सके। सिमिलरली यहाँ पर भी जो छोटे छोटे ऑफेंस है उसको डिक्रिमिनलाइज करके जेल टर्म हटा करके कंपाउंडिंग बना दिया गया, ताकि डील साइन करके वो जो डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व किया जा सके। नॉर्मल वर्किंग कंडीशन जो है उसमें यह कहा गया कि जो वर्किंग आवर होगा वो 8 घंटे पर दिन का होगा और 48 आवर पर वीक का होगा। ठीक है, तो 8 छक 48, मतलब 6 डे अ वीक आप काम कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी में मतलब उनके पास ऐसा ऑप्शन है कि आपको केवल 5 डे अ वीक ही काम करवाएं, मगर मैक्सिमम वो 6 डे अ वीक काम करा सकते हैं, और पर डे मैक्सिमम 8 घंटे का। अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं तो आपको डबल चार्ज दिया जाएगा पर आवर, मतलब कि जो ओवर टाइम होगा वो नॉर्मल रेट का कम से कम 2 गुना होगा। अब इन सब कोड को मैंने एक तरह से समराइज़ कर दिया है इस टेबल में, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और इस पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मेनली पूछा जाएगा यूपीएससी का जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम है उसमें, यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स में, क्योंकि जब ये कोड इनैक्ट हुए थे ना, यूपीएससी ने तभी क्वेश्चन पूछा था, अभी इसको इम्प्लीमेंट किया गया है तब भी उस पर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, मेंस में क्वेश्चंस आएंगे आपको जीएस 4 में इथिक्स वाले में कैसे केस स्टडी। दूसरा, जीएस 3 में सवाल पूछ सकता है मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए क्या काम किया गया है, इकोनॉमी के फॉर्मलाइजेशन के लिए क्या काम किया गया है, साथ साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या काम किया गया है। इसके साथ साथ जो पॉलिसी है हमारी चाइना प्लस, जो ग्लोबल पॉलिसी है चाइना +1 की, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि चाइना को रिप्लेस करना तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, उनके जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उनके जैसा पॉलिसी मतलब उसका एग्जीक्यूशन करना मुश्किल है। तो चाइना से जो भी इंडस्ट्री निकल रहा है तो वो बाकी साउथ ईस्ट एशिया में न जा कर के इंडिया में आए, मतलब कि इंडिया उसको एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करे, इसके लिए भारत सरकार क्या काम कर रही है। दूसरी बात, भारत में जो विदेशी निवेश है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए कौन से काम किए गए हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन में आप इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो। या फिर क्वेश्चन आ सकता है लेबर वेलफेयर पे सवाल पूछ सकता है आपसे इस तरह से कि हमारे जो लेबर लॉज थे वो माने जाते थे कि वो प्रो लेबर और एंटी इंडस्ट्री हैं, वो शिफ्ट हो रहा है उसका नेचर, तो डिस्कस कीजिए। तो आपको ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी, जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं यहाँ पे, ये सारी बातें यहाँ पे आएंगी। तो चलो, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। मैंने कोशिश करी है इस वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखने की और इन्फॉर्मेशन इतना देने की इतना पढ़ने के लिए आपको कम से कम 1.5-2 घंटा लग जाएगा। तो छोटे वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा मतलब कंटेंट दिया है, ये मेरी कोशिश रहती है हमेशा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।